नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन का एक और बेहद अहम विश्लेषण, जहां हम सीधे उन सवालों पर बात करते हैं जिन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आधी रात को पुलिस की गाड़ियां आती हैं, पूछताछ के नाम पर 4 लोगों को उठाया जाता है, लेकिन सजा सिर्फ एक को मिलती है। सवाल यह है कि बाकी 3 का क्या हुआ, और वो जो एक गरीब फंस गया, क्या सच में वही दोषी था? आज हम इसी कहानी के पीछे के कानूनी सच को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं। एक छोटी सी बस्ती है, आधी रात का वक्त है। अचानक पुलिस आती है और 4 लोगों को थाने ले जाती है। पूरे गांव में एकदम सन्नाटा और डर फैल जाता है। सबको लगता है कि चलो सुबह तक जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। लेकिन थाने के अंदर खेल कुछ और ही चल रहा होता है। घंटों पूछताछ होती है, कुछ फोन घनघनाते हैं, कुछ रसूखदार लोग वहां पहुंचते हैं, और फिर अचानक 3 लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर बस इतना कहा जाता है कि अरे वो तो गलतफहमी थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वो चौथा आदमी, एक गरीब मजदूर जिसकी ना तो कोई ऊंची पहुंच है और ना ही जेब में पैसा, वो अंदर ही रह जाता है। उसकी पत्नी थाने के बाहर रोती रहती है, बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं। अब आप ही सोचिए, क्या सच में कहानी उतनी ही सीधी है जितनी दिख रही है? डर और बेबसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब यहीं से असल कानूनी सवालों की शुरुआत होती है। और ये वो सवाल हैं जो हर सिटीजन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछने चाहिए। भाई, अगर पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था, तो क्या रिकॉर्ड में उन चारों के नाम दर्ज हुए? क्या पुलिस ने उनका अरेस्ट मेमो बनाया था? क्या उनके परिवार वालों को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया? और जिन 3 लोगों को गलतफहमी बोलकर छोड़ा गया, क्या स्टेशन डायरी या रोजनामचा में उनकी कोई एंट्री है? इंसाफ की पहली सीढ़ी, यकीन मानिए, इन्हीं तीखे सवालों से शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े कानूनी सुरक्षा कवच की, जिसे अरेस्ट मेमो कहते हैं। देखिए, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, तो इस कागज पर गिरफ्तार इंसान का सही नाम, गिरफ्तारी का एग्जैक्ट टाइम, डेट, जगह और सबसे इंपॉर्टेंट, गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण लिखा होना ही चाहिए। ये पुलिस के पास कोई चॉइस नहीं है, ये एक पक्का सबूत है जो तय करता है कि किसी को कब और क्यों उठाया गया। और बात सिर्फ अरेस्ट मेमो तक ही सीमित नहीं है। हमारे संविधान ने हमें कुछ बेहद मजबूत फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। ये एकदम मैंडेटरी है। इसके साथ ही गिरफ्तारी की वजह जानना, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ऑफिशियली सूचना दिलवाना और अपनी पसंद के वकील से मिलना, ये सब हमारे अधिकार हैं। और हाँ, अगर कोई वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता पाना भी आपका मौलिक अधिकार है। अगर हम सीधे कानूनी दस्तावेजों और अदालती फैसलों की बात करें, तो संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में साफ लिखा है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत, बिना किसी देरी के सूचित करना बेहद जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। इसका सीधा सा मकसद यह है कि कोई भी इंसान पुलिस लॉकअप की 4 दीवारों के बीच खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस ना महसूस करे। बाहर किसी न किसी को पता होना ही चाहिए कि वो आखिर है कहाँ। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। आजकल हम हर चीज व्हाट्सएप या एसएमएस पर कर देते हैं, है ना? लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो साफ कहता है कि गिरफ्तारी की सूचना सिर्फ एक एसएमएस भेजकर दे देना, लीगल प्रोसीजर का पालन करना बिल्कुल नहीं माना जाएगा। भाई, सूचना ऐसी दी जानी चाहिए जिससे यह कंफर्म हो सके कि परिवार को पूरी बात समझ आ गई है और वो तुरंत कोई कानूनी कदम उठा सकें। सिर्फ एक मैसेज छोड़ देना काफी नहीं है। अब इन अधिकारों की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे एक्शन पर आते हैं। मान लीजिए किसी को गलत तरीके से उठा लिया गया, तो उस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत क्या होगा? सिंपल, पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। सीसीटीवी की फुटेज कोई लाइफ टाइम के लिए सेव नहीं होती। पुलिस स्टेशन के सिस्टम के हिसाब से ये फुटेज 7 से 30 दिन के अंदर अपने आप डिलीट या ओवरराइड हो जाती है। इसलिए अगर सच साबित करना है, तो इस बहुत ही छोटी सी टाइम विंडो में आपको बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। तो ये एक्शन लेना कैसे है? ये जानकारी आपके लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी का काम करेगी। पुलिस स्टेशन की वो सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए आपको आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना है। आपको करना बस ये है कि सबसे पहले एग्जैक्ट डेट, टाइम और जगह नोट कर लें। फिर आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2J के तहत उस फुटेज की डिमांड करें। और इस एप्लीकेशन में सबसे क्रूशियल चीज़ जो आपको लिखनी है, वो है अर्जेंट प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। इससे होगा ये कि अधिकारी उस फुटेज के डिलीट होने से पहले उसे सुरक्षित रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब देखिए, सरकारी महकमों में अर्जी खारिज होना बहुत आम बात है। अक्सर वो कहते हैं कि जानकारी अस्पष्ट है। इससे बचने का सीधा सा तरीका है कि अपनी आरटीआई में एकदम पिन पॉइंट डिटेल्स दें।
जैसे गेट नंबर 2 के ठीक सामने वाला कैमरा, एग्जैक्ट डेट और टाइम रेंज बताएं। और सबसे काम की ट्रिक, अगर आप खुद उस फुटेज में मौजूद हैं तो इस बात का जिक्र अपनी एप्लीकेशन में जरूर करें। इसका फायदा ये होगा कि वो थर्ड पार्टी प्राइवेसी का बहाना देकर आपकी अर्जी को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग इस बात में उलझ जाते हैं कि यार सही डिपार्टमेंट कौन सा है जहां ये आरटीआई लगानी है। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप बस अपने पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में वो अर्जी लगा दीजिए और साथ में ये लिख दीजिए कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6(3) के तहत इसे सही विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये एक ऐसा लीगल हैक है जो आपकी एप्लीकेशन को जिंदा रखता है और उसे महज गलत एड्रेस के नाम पर खारिज होने से बचाता है। लेकिन क्या हो अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए? मान लीजिए किसी इंसान को अवैध तरीके से गायब ही कर दिया गया और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। ऐसे खतरनाक हालात में परिवार के पास कानून का सबसे अचूक और सबसे ताकतवर हथियार होता है और वो है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। आप सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हाईकोर्ट तुरंत पुलिस को ऑर्डर देता है कि भाई उस इंसान को जहां भी रखा है उसे तुरंत फिजिकली अदालत के सामने पेश करो। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए पुलिस में पेश तो कर दिया, लेकिन जो केस बनाया है वो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। अब क्या करें? यहीं पर सीआरपीसी का सेक्शन 482 पिक्चर में आता है। हाईकोर्ट के पास ये एक इनहेरेंट पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे वो ऐसी किसी भी फर्जी एफआईआर या कंप्लेंट को पूरी तरह से क्वैश कर सकता है, यानी रद्द कर सकता है। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि अदालती प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके और बेगुनाहों को फंसने से बचाया जा सके। और याद रखिए, न्याय मांगने का रास्ता सिर्फ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर आकर खत्म नहीं हो जाता। अगर आपकी आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं या सीधे इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं। आप एसपी, डीएसपी या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भी शिकायत दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है तो स्टेट या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी आज़ाद और पावरफुल संस्थाएं भी मौजूद हैं। इन स्वतंत्र निकायों में बेझिझक अपनी आवाज उठाई जा सकती है। तो दोस्तों, सार यही है कि हर मामला वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हमें बाहर से दिखाया जाता है। इसलिए किसी भी इंसान को बिना ठोस सबूत के दोषी मान लेना बहुत बड़ा अन्याय है। और यही वजह है कि हमारा कानून हमें सवाल पूछने की ताकत देता है, क्योंकि सच्चा न्याय कोर्ट रूम में शुरू नहीं होता। न्याय तो उसी पल शुरू हो जाता है जब आप हिम्मत जुटाकर दस्तावेज मांगते हैं, आरटीआई लगाते हैं और सच जानने की ठान लेते हैं। आप देख रहे थे गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। हमेशा याद रखिए, सवाल पूछिए, दस्तावेज मांगिए और सच जानिए।